आपसे कभी कुछ नहीं छिपाया, ना ही अब छिपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की जिंदगी में तो ये सब नहीं आ पाया। वे बड़ी विचित्र सी थी, सबसे अलग रहती थी और पढ़ती थी। कमल के पोखरों में फूल भी तोड़ती थी बस। और मेरी जिंदगी में चंदन ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिनती के चेहरे की ओर देखा। वह शांत थी, निर्विकार थी और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंद्र चुप था। बिनती ने अपने पांवों से चंद्र के पांवों की उंगलियां दबाते हुए पूछा, क्या सोच रहे हैं आप? सुन तो रहे हैं ना? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंद्र ने पूछा। जाने क्यों, यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा, फिर पम्मी वाली घटना हुई। मेरे तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आपके लिए छा गई। जाने कैसी आरुचि मेरे मन में दुनिया के लिए थी, आपको देखकर मैं फिर से स्वस्थ हो गई। ताज्जुब है, तुम्हारे मन की आरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति और मेरे मन की आरुचि बढ़ गई। कैसे अंतर विरोध होते हैं मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछूं मिनती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा जो मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा कर देता। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर को अपने वक्ष पर रखकर मुझे सांत्वना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूं। फिर यह सब क्या है और क्यों है? बिनती चुप रही। पता नहीं क्यों है, मुझे इसमें कोई पाप नहीं दिखा, और कभी दिखा भी तो मन ने कहा कि आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिनती, बस। बिनती ने चंद्र को टोककर कहा, इससे अधिक आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूं आपके। चंद्र चुप हो गया। चंद्र जितना सुलझाने का प्रयास कर रहा था, चीजें उतनी ही उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंद्र के सामने रखा था, बिनती उसे दुनिया का दूसरी ओर खींच लाई थी। कौन सच है, कौन झूठ, वह किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे? अब यदि सुधा गलती पर है तो चंद्र का जिम्मा है। चंद्र ने सुधा की हत्या की है। लेकिन कितनी भिन्न है दोनों बहनें। बिनती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ संयत, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन समस्याओं के अंतर विरोधों में जब आदमी दोनों पक्षों को समझ लेता है, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वह भावना के ऊपर उठकर स्वच्छ बौद्धिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगता है। चंद्र अब भावना से हटकर, भावना के तूफान में इतनी ठोकरें खाकर, अब उसने बुद्धि की शरण ले ली थी और एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि की एकांगिता में छिप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता था, अब उसने भावना से ही नफरत कर ली थी। इस नफरत का भोग सुधा और बिनती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा और बिनती से एक दिन भी ठीक से बात नहीं की। जब भावना और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वह सहसा कटुता और व्यंग से उबल उठता है। इस वक्त चंद्र का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जाने कितने जहरीले कांटे उसकी वाणी में उग आए थे, जिन्हें वह कभी भी किसी को भी चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्षता से वह अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिशप्त करता चला जाता था। सुधा को वह कुछ लिख नहीं सकता था। पम्मी यहाँ थी नहीं, ले देकर बची अकेली बिनती, जिन्हें इन जहरीले वाणों का शिकार होना पड़ रहा था। सितंबर बीत रहा था और अब वह गांव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ले ली थी और वे भी गांव जाने वाले थे। शादी के महीने भर पहले से उनका जाना जरूरी था। चंद्र खुश नहीं था, नाराज नहीं था। एक स्वर्ग भ्रष्ट देवदूत जिसे पिशाचों ने खरीद लिया हो, उन्हीं की तरह वह जिंदगी के सुख दुख को ठोकर मारता हुआ किनारे खड़ा सभी पर हंस रहा था। खास तौर से नारी पर उसके मन का सारा जहर बिखरने लगा था।
और उसमें यह भी अक्सर ध्यान नहीं रहता था कि वह किससे क्या बात कर रहा है। बिन्ती सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी। बिन्ती को सुधा की तरह रोना नहीं आता था, न उसकी चंदर इतनी परवाह करता था जितनी सुधा की। दोनों में बातें भी बहुत कम होती थीं, लेकिन बिन्ती मन ही मन बहुत दुखी थी। वह क्या करे। एक दिन उसने चंदर के पैर पकड़कर बहुत अनुनय से कहा, आपको क्या होता जा रहा है? अगर आप ऐसे ही करेंगे तो हम दीदी को लिख देंगे। चंदर बड़ी भयावह हंसी हंसा, दीदी को क्या लिखोगी? मुझे उसकी परवाह नहीं, वो दिन गए, बहुत बन लिए हम। हाँ चंदर बाबू, आप लड़की होते तो समझते। सब समझता हूं मैं, कैसा दोहरा नाटक खेलती हैं लड़कियां, इधर अपराध करना उधर मुखबिरी करना। बिन्ती चुप हो गई। एक दिन जब चंदर कॉलेज से आया तो उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वह आकर चुपचाप लेट गया। बिन्ती ने आकर पूछा तो बोला, क्यों क्यों मैं बतलाऊं कि क्या है? तुम मिटा दोगी? बिन्ती ने चंदर के सिर पर हाथ रखकर कहा, चंदर तुम्हें क्या होता जा रहा है? देखो कैसी हड्डियां निकल आई हैं इधर। इस तरह अपने को मिटाने से क्या फायदा? मिटाने से? चंदर उठकर बैठ गया। मैं मिटाऊंगा अपने को लड़कियों के लिए? छी, तुम लोग अपने को समझती क्या हो? क्या है तुम लोगों में सिवाय एक नशीली मासलता के? इसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा? बिन्ती ने चंदर को फिर लेटा दिया। इस तरह अपने को धोखा देने से क्या फायदा चंदर बाबू? मैं जानती हूँ दीदी के न होने से आपकी जिंदगी में कितना बड़ा अभाव है, लेकिन दीदी के न होने पर तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब आप खूब समझते हैं। मैं जानती हूँ दीदी होती तो आप इस तरह खुद को न मिटाते। मैं जानती हूँ दीदी के लिए आपके मन में क्या था। बिन्ती ने सिर में तेल डालते हुए कहा, दीदी के लिए क्या था? चंदर हंसा, बड़ी विचित्र हंसी। दीदी के लिए मेरे मन में एक आशीर्वादी भावुकता थी जो अध कचरे मन की उपज थी। एक ऐसी भावना थी जिसके औचित्य पर ही मुझे विश्वास नहीं, और वो एक सनक थी। सनक? बिन्ती बड़ी देर तक चुपचाप सिर में तेल ठोकती रही, फिर बोली, अपनी सांसों से बनाई देव मूर्ति पर इस तरह लात तो न मारिए, आपको शोभा नहीं देता। बिन्ती की आंखों में आंसू आ गए। कितनी अभागी है दीदी। चंदर एक टक बिन्ती की ओर देखता रहा, फिर बोला, मैं अब पागल हो जाऊंगा बिन्ती। मैं आपको पागल नहीं होने दूंगी। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? चंदर फिर हंसा। जाइए आप, अब आप श्रीमती बनने वाली हैं। आपका ब्याह होगा। मैं पागल हो रहा हूँ, इससे क्या हुआ? इन सब बातों से दुनिया नहीं रुकती, शहनाइयां बंद नहीं होती, बंदरवार नहीं तोड़े जाते। मैं नहीं जाऊंगी चंदर अभी। तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी इतनी बड़ी ताड़ना और व्यंग सहकर भी तुम्हारे पास रही। अब दुनिया भर की लांछना और व्यंग सहकर तुम्हारे पास रह सकती हूँ। बिन्ती ने कहा, क्यों? तुम्हारे रहने से क्या होगा? तुम सुधा नहीं हो, और ना ही तुम सुधा हो सकती हो। जो सुधा है मेरी जिंदगी में, वह कोई नहीं हो सकता, समझी? और मुझ पर एहसान मत जताओ। मैं मर जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, किसी का साझा, क्यों तुम मुझ पर इतना अधिकार जमाने लगी? अपनी सेवा के बल पर? मैं इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। जाओ जाओ यहाँ से। और उसने बिन्ती को धकेल दिया। तेल की शीशी उठाकर बाहर फेंक दी। बिन्ती रोती हुई चली गई। चंदर उठा और कपड़े पहनकर बाहर चल दिया। ये लड़कियां समझती हैं एहसान कर रही हैं मुझ पर। बिन्ती के जाने की तैयारी हो गई थी। लिया दिया जाने वाला सारा सामान पैक हो रहा था। डॉक्टर साहब भी महीने भर की छुट्टी लेकर साथ जा रहे थे। उस दिन की घटना के बाद फिर बिन्ती चंदर से बिल्कुल भी नहीं बोली। चंदर भी कभी नहीं बोला। ये लोग कार पर जाने वाले थे। सारा सामान पीछे आगे लादा जाने वाला था। डॉक्टर साहब कार लेकर बाजार गए थे।
चंदर उनका होल्ड ऑन संभाल रहा था। बिनती आई और बोली, मैं आपसे बात कर सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, तुम उस दिन की बात का बुरा मान गई। अमूमन लड़कियां सच्ची बात का बुरा मान ही जाती हैं। बोलो, क्या बात है? चंदर ने इस तरह कहा जैसे उस दिन कुछ हुआ ही ना हो। बिनती की आंख में आंसू थे। चंदर, मैं आज जा रही हूँ। हाँ, यह तो मालूम है, उसी का तो इंतजाम कर रहा हूँ। पता नहीं मैंने क्या अपराध किया है चंदर कि तुम्हारा स्नेह खो बैठी। ऐसा ही था तो चंदर, आते ही आते इतना स्नेह तुमने दिया ही क्यों था? मैं तुमसे कभी भी दीदी का स्थान नहीं मांग रही थी। तुमने मुझे गलत क्यों समझा? नहीं बिनती, मैं अब स्नेह इत्यादि पसंद नहीं करता हूँ। पूर्ण परिपक्व मनुष्य हूँ और ये सब भावनाएं अब अच्छी नहीं लगती मुझे। स्नेह वगैरह की दुनिया अब मुझे बड़ी उथली सी लगती है। तभी चंदर, इतने दिन मैंने रोते रोते बिताए, तुमने एक बार भी नहीं पूछा जिंदगी में सिवा दीदी के तुम्हारे कौन था? तुमने मेरे आंसुओं की परवाह तक नहीं की। तुम्हें कसूर नहीं देती, कसूर मेरा ही होगा चंदर। नहीं, कसूर किसी बात का नहीं बिनती। औरतों को रोने की कहाँ तक परवाह की जाए बताओ तुम? वे कुत्ते बिल्ली तक के लिए उतने ही दुख से रोती हैं। खैर चंदर, ईश्वर करे तुम जीवन भर इतने मजबूत रहो। मैंने अगर कभी तुम्हारे लिए कुछ किया, वैसे किया भी क्या, लेकिन अगर कुछ भी किया हो तो सिर्फ इसीलिए कि मेरे मन की जाने कितनी ममता तुमने जीत ली, या मैं हमेशा इस बात के लिए पागल रहती थी कि तुम्हें जरा भी ठेस ना पहुंचे। मैं क्या कर डालूं तुम्हारे लिए? तुमने, तुम्हारे व्यक्तित्व ने मुझे जादू में बांध लिया था। तुम मुझसे कुछ भी करने के लिए कहते तो मैं हिचक नहीं सकती थी। लेकिन खैर, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। तुम पर भार हो उठती थी मैंने अपने को खींच लिया। अब कभी तुम्हारे जीवन में आने का साहस नहीं करूंगी। यह भी कैसे कहूं कि कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे तूफानी व्यक्तित्व के सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ, तिनके से भी तुच्छ। लेकिन आज जा रही हूँ, अब कभी यहाँ आने का साहस न करूंगी। लेकिन क्या चलते वक्त आशीर्वाद भी न दोगे? कुछ आगे का रास्ता भी न बताओगे? बिंती ने कुछ झुककर चंदर के पैर पकड़ लिए और सिसक सिसक कर रोने लगी। चंदर ने बिंती को उठाया और पास कुर्सी पर बिठा दिया और सिर पर हाथ रखकर बोला, आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता है। मैं अब प्रेत हो चुका हूँ बिंती।